Sorry, my dear friends, can we start? Yes, can we start? First of all, let me know, have you completed your homework? All of you. विश्वास रख सकता हूँ कि चेक कर लूँ? चेक करूँ? कितने नालायक है जिन्होंने नहीं करा होमवर्क? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, मैं देखूंगा तभी हाथ ऊपर करना है, ऐसा सोच लिया क्या आपने? क्यों नहीं करा बेटा? हाँ, भूल गए? तो बुक नहीं मिला अब तक? अरे यार, हाँ, सेम सेम। अच्छा, यू आर नॉट फीलिंग वेल? हाँ, नहीं, क्या हुआ? दादी बीमार है? ओ, क्या हुआ उनको? वो भी उम्र होगी क्या उनकी? डॉक्टर को दिखाया? हाँ, तो मैं जेन्युइनली आई एम आस्किंग, व्हाई यू आर लाफिंग? कुछ भी बोलूंगा वो हंसना ही है क्या? हाँ बेटा, बुक अब तक नहीं मिला है? ओ, हाउ सैड। हाँ, इधर कोई ना? हाँ बेटा, पिछला। बॉयज, कैन यू जस्ट प्लीज शट अप? हाँ, पिछले लेक्चर्स रह गए थे इसलिए अभी वो कंप्लीट कर रहे हो, और इस चक्कर में रह गया। तो अभी ये बैकलॉग हमेशा रहेगा ना? कंप्लीट करोगे कब तक? कल? श्योर? पक्का? कल नहीं, परसों दिखाना, लेकिन दिखाना जरूर। हाँ। और यहाँ पे कोई है इस पॉपुलेशन में? बस हो गया? बाकी सब लोगों ने होमवर्क कर लिया? हाँ, ये सयाने बच्चे मेरे यार, सब होमवर्क करके आते हैं। हाँ, कॉपी करके आते हैं, खुद से सॉल्व करके आते हैं। मिक्स। देखिए, एक बार ऐसे हुआ बैच में, मैं शायद मेरी गलती थी, मैं ही भूल गया था कि बताना कि आप कॉपी मत करिएगा, आप खुद से लिखिएगा। मैं बताना भूल गया, और आई थॉट कि आई वुड हैव टोल्ड द स्टूडेंट्स। देन बाद में मैंने जब कॉपीज चेक करना शुरू करा, मैंने बोला इतना प्रिसाइज कैसे लिख सकता है कोई? इतना तो मेरे को भी नहीं झेपेगा। तो मैंने बच्चे से पूछा, ये मतलब वेरी गुड है, अब इतना अच्छा लिख रहे हो। और बच्ची ऑनेस्ट निकली। बच्चे बोले सर ये तो कॉपी करा हुआ है। और आजकल के बच्चे जो है धड़ल्ले से बोलने में डरते भी नहीं है। पहले हम लोग डरते थे टीचर से बात करने में, सर अभी सर कॉपी करा हुआ है सर ये। मैंने बोला फिर कॉपी क्यों करा आपने? बोले सर तो क्या करे। बोले तो क्या करना था? मैंने बोला खुद से लिखना था। तो बोला नहीं। फिर मेरे दिमाग में दिमाग दिमाग चलना शुरू हुआ, फिर मैंने सबको पूछा, मैंने बोला सब लोग क्या कर रहे हो? सर कॉपी कर रहे हैं। मैंने बोला ये सिलसिला कब से चल रहा है? तो बोल रहे सर पहले से ही ऐसे ही है सर। मैंने बोला वाह। तो मैंने बोला बैच खत्म होते होते जितने भी होमवर्क दिया अभी खुद से लिख के आना है। फिर कुछ लोगों ने लिखा, कुछ लोगों ने नहीं लिखा। जिन लोगों ने लिखा वो पास हो गए, और जिन लोगों ने नहीं लिखा वो भी पास हो गए। वो पास हो गए, हाँ, हो गए हो गए। चलिए, सो गुड दैट कि आप होमवर्क कर रहे हो, और लेकिन मेक श्योर करना कि आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो। जब तक आपको आदत नहीं होगी तब तक आप एग्जामिनेशन में स्मूथली उसको लिख नहीं पाओगे। फिर अगर एवरी टाइम इफ यू आर हैबिट टू लुक एट, टू हैव आई ऑन योर क्वेश्चन बैंक एंड द आंसर्स, देन एग्जामिनेशन में भी एक डर सा बनेगा आपके मन में कि मैं खुद से नहीं लिख सकता हूँ, मैं खुद से नहीं लिख सकता हूँ। मैं कहूंगा एक्यूरेसी आपकी 50% होगी तो भी चलेगा इनिशियल डेज पे। एक्यूरेसी की बात करो, हाँ, कंटेंट आपके पूरे आ जाने चाहिए। उसके अंदर ड्राफ्टिंग में एक्यूरेसी 50% भी आपने अचीव कर लिया इनिशियल डेज पे, तो मेरे लिए काफी है। ओके, बाय द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग उस एक्यूरेसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, प्रोवाइडेड आप खुद से मेहनत कर रहे हो। ओके, सो आई एम ग्लैड कि आप लोग होमवर्क कर रहे हो। आई गेस दिस इज द फर्स्ट बैच जहां पे सब लोग होमवर्क करके आते हैं,
तो कुछ लोग, हाँ, आई ऑल्सो क्लैप फॉर यू। लेकिन लेकिन क्या है, लेकिन बहुत सारे बैच में मैंने देखा हुआ है कि बच्चों को फिर दीवार के साथ चिपका के खड़ा करना पड़ता है मुझको। सो दैट कुड बी वार्निंग और इंफॉर्मेशन फॉर यू। ओके। एक बार तो मैंने बच्चे को क्लास से ही निकाल दिया बाहर। चल निकल, बोले होमवर्क नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। तो बच्चा है ना, बच्चा 2 अटेम्प्ट के बाद पास हो गया, लेकिन मेरे को बता रहा है अभी, जैसे फेलिसिटेशन होना, बोल रहे कि मोहित सर ने मेरे को क्लास से बाहर निकाला था। फिर मेरे को समझा नहीं कि ये मेरे को क्रेडिट दे रहा है कि मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैंने बोला जो भी है, पास हो गया ना, अपना ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। तो कभी भी पनिशमेंट वगैरह मिला तो ये मत सोचना कि मेरा कोई पर्सनल खुन्नस आपके साथ है, नहीं है ना। तो ये आपके बेटरमेंट के लिए है। पनिशमेंट मिला तो चुपचाप खड़ा रहने का, उधर दीवार से चिपक के खड़ा होने का है। अगर ये इफ दिस फेल्यूर कंटिन्यूज, इन केस ऑफ अ कंटिन्यूइंग फेल्यूर डिफॉल्ट, देन यू माइट हैव गेट ए चांस, प्रिविलेज टू गो आउटसाइड द क्लास। ओके, तो ये हो सकता है आपके साथ। चलिए, सो यूनिट नंबर 2 को हमने पूरा पढ़ लिया, उसको रिवाइज भी करा हुआ है, और इसके सारे क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन बैंक से देख भी लिए, कुछ होमवर्क्स थे वो अपने घर पे करे भी है। चलिए, आज तारीख क्या, 9 तारीख है ना। लेट मी जस्ट चेक, वेट। छुट्टी पिट्टी नहीं है, मैं बता रहा हूँ पहले ही, कुछ मत होना। नहीं यार, टुडे इज 9th 11th, आई गेस 12th को 12th को आपकी क्लास टेस्ट होगी, यूनिट नंबर 1 एंड 2 दोनों का मिल मिला के। और जो एब्सेंट रहेंगे उनसे मैं पर्सनली निपटूंगा। 12th को अभी बहुत दिन, अभी एक आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है ना। तो यूनिट नंबर 1 एंड 2 के ऊपर क्लास टेस्ट होगी आपकी, आराम से 1 घंटे का टेस्ट होगा, आराम से लिखना। अभी ये पूछने के लिए मत आना सर कितने मार्क्स का है बता दो ना। आते बच्चे गर्ल्स उसमें बहुत ज्यादा माहिर होते, सर कितनी मार्क का है, तुमको क्या करने का है, 1 घंटा दिया है, जितना लिखना है उतना लिखो, 100 मार्क का है बस। होगा क्या बताओ 100 मार्क का, हार्डली 30 मार्क्स का होगा, 25 to 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। सब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू तो होता नहीं अपने केस में, तो डिस्क्रिप्टिव होंगे, तो आपको 1 घंटा निवांत बैठ के लिखना है। तो 12th को क्लास टाइमिंग के अंदर आपकी क्लास टेस्ट होगी। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट। और जो क्लास टेस्ट में टॉप करेगा उसको एक बढ़िया सा गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। गिफ्ट हैम्पर है, अभी बताओ तो कैसे चलेगा। ओके, उसको उसको मेरी तरफ से गिफ्ट हैम्पर। ओके, तो देखते हैं किस में कितना है। चलिए, सो विद दिस गुड नोट कैन वी स्टार्ट यूनिट नंबर 3। आर यू ऑल विथ मी, क्या हम साथ साथ है। चलिए, सो अगर आपको याद है लॉन्ग लॉन्ग एगो हमने यूनिट नंबर 1 पढ़ा था। अरे क्या ये भी शुरू नहीं हुआ, हाँ हाँ हाँ, होगा होगा होगा, आपने कुछ करा रहेगा। बटन तो सब शुरू है। नहीं हो रहा है ना, मैं उल्टा तो नहीं कर रहा हूं। हम्म। चलिए, हाँ जी, सो लॉन्ग लॉन्ग एगो वी हैव स्टडीड यूनिट नंबर 1, इजंट इट। अरे यार आएगा, देखो तो सही, तुम लोग मेरे को गुस्सा मत दिलवाओ। यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने बात पढ़ी थी, दैट इज द जनरल नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आपको याद है तो इसेंशियल्स के अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे, जैसे कि देयर मस्ट बी कैपेसिटीज ऑफ द पार्टी,
है ना, देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो उस टाइम पे डिस्कस जब मैंने करा था, मैंने आपको बताया था कि इन बातों को हम डिटेल में यूनिट नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको याद है। क्या तुम्हें याद याद है वो लम्हे वो बातें? याद है? याद नहीं तो याद दिलवा देते हैं। तो इस सेक्शन, इस यूनिट के अंदर हमको वही कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स डिटेल में समझने हैं। वैसे ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथीएस्ट चैप्टर है आपके सिलेबस के अंदर। तो यूनिट नंबर 3 बात कर रहा है अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर 10 में कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स है, उसके अंदर की 2-3 बातें हैं जो आपको डिटेल में यहाँ पे समझनी है। कौन कौन सी बातें सर बता दो? ये रहे 4 यूनिट्स, 4 पॉइंट्स जो हमको डिटेल में इस चैप्टर में समझना है। तो पहला कौन सा है बोलो, जोर से बोलो, 1 2 3 स्टार्ट। द पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, इट मस्ट बी मेड बाय फ्री कंसेंट। तीसरा, नाश्ता पानी हो गया सबका? हो गया ना? तो पूर्ति दिखाओ थोड़ा, नालायक हो। एंड लास्ट वन, तो 4 पॉइंट डीप में समझना है। पहला, व्हाट डू मीन बाय कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी। दूसरा, फ्री कंसेंट कब होता है कब नहीं होता है। व्हाट डू मीन बाय लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड व्हिच आर दोस कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज अ void। ओके, तो ये 4 बातें पढ़नी है डीप में। तो पहली बात समझते हैं, कैपेसिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बात समझे? यूनिट नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 3 में 4 बातें डिटेल में समझनी है। उसके अंदर का पहला पॉइंट आता है कैपेसिटीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी होती है, मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट डू मीन बाय कॉम्पिटेंसी, व्हाट डू मीन बाय कॉम्पिटेंट। सो कोई भी पर्सन जिसकी एज ऑफ मेजॉरिटी है वो क्या माना जाएगा? वो क्या माना जाएगा? कॉम्पिटेंट। दूसरा, कोई भी पर्सन जिसका साउंड माइंड है, और ऐसा कोई पर्सन जिसको स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाई नहीं करा हुआ है। तुम्हें याद है यूनिट नंबर 1 में मैंने इस पे थोड़ी चर्चा करवाई थी। तो बताएंगे मुझको एज ऑफ मेजॉरिटी कब आती है? और अकल? तो वैसे जनरली जो एज ऑफ मेजॉरिटी है वो 18 एंड अबाव में आ जाती है। सही बात है। तो किसी का 18th बर्थडे होगा तो वो उस दिन क्या बन गया? मेजर बन गया। सो अगर कोई पर्सन मेजर है तो तभी वो क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। अदरवाइज वो क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? और माइनर के साथ कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करता। दूसरा, वो क्या होना चाहिए? साउंड माइंड। और तीसरा, वो स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। अब हमको अगेन ये ए बी और सी तीनों को अगेन डिटेल में समझना है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 3 में 4 ऐसी चीजें हैं, एलिमेंट्स, जिसको हमको डीप में समझना है। उसके अंदर पहला एलिमेंट कौन सा है? कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी में भी 3 लोग हैं जिनकी कैपेसिटी आती है। पहला मेजर, दूसरा साउंड माइंड, तीसरा नॉट स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाइड। और अभी हम लोग उसमें से पहला, दैट इज मेजॉरिटी को समझेंगे। समझ रहे हो बात को? एक माइंड मैपिंग करना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से हमको इसको पढ़ना है। तो सी मेरे भाई और बहनों, हम पढ़ रहे हैं क्या? यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे? अदर इसेंशियल कम ऑन एलिमेंट्स। ओके, चलिए। अब अदर इसेंशियल एलिमेंट में कितने एलिमेंट्स है? कम ऑन, पहला कौन सा है बोलो? लिखना किसी ने नहीं है, ध्यान देना है। एज ऑफ कैपेसिटीज, कॉम्पिटेंसी। अच्छा, कॉम्पिटेंसी स्पेलिंग क्या आता है रे? कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। दूसरा, फ्री कंसेंट। तीसरा, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। और चौथा,
नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज ए वॉइड। ओके, अब इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है? कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, ये पहला पॉइंट पढ़ेंगे। और इसके अंदर हमको कितने बताए हुए? 3 लोग बोले हुए जो कॉम्पिटेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनको छोड़ के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। पहला कौन सा होगा बोलो? मेजॉरिटी। दूसरा साउंड माइंड। और तीसरा नॉट डिस्क्वालिफाइड। और इसके अंदर अभी हमको क्या पढ़ना है? मेजॉरिटी। तो ये माइंड मैपिंग आपका हो जाएगा इस प्रकार से। तो अगर किसी यूनिट का अगर एक रोड मैप समझना है तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द चार्ट्स कि इसके अंदर ये है, उसके अंदर है वगैरह। वैसे रिवीजन चार्ट्स के अंदर दिए हुए स्पेसिफिकली, लेकिन अपना खुद का भी रोड मैप बनाएंगे तो आसान हो जाएगा अपने लिए एक माइंड मैप बनाना। ताकि कोई क्वेश्चन आ गया तो पहले डायरेक्टली जंप करेंगे उस मैप पे, उस चार्ट पे, और उस चार्ट पे कहां से इधर इधर थे, हाँ ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे सवाल पूछा, तो ये इसका आंसर है। ओके, दिस इज हाउ यू कैन डू। ना चलो जंप करते हैं अपने इस पॉइंट के ऊपर कि मेजॉरिटी। तो इंडिया के अंदर मेजर कब कहा जाएगा? एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। क्या बोलो? एज पर इंडियन। अरे ये क्या हो रहा है? जा दो। एज पर क्या बोलो? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। हमको मेजॉरिटी डिफाइन करके दी हुई है। क्या मेजॉरिटी? अपनी जिसकी उम्र 18 साल कंप्लीट हो चुकी है वो क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? मेजर। जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसको क्या माना जाएगा? तो लिपस्टिक लगाई यहां पे, मेजर और माइनर। ओके, दिस इज योर फर्स्ट डे, डरिए मत। आजू बाजू में भी कुछ नहीं आता है किसी को। क्या पहला दिन है तो बच्चा डर जाता है कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, बाकी लोग जवाब कर रहे हैं, या आजू बाजू वालों को भी कुछ नहीं आता है। ठीक है, जितने आप ब्लैंक हो उतने ही ये ब्लैंक है। यहाँ पे बस एक ही इंसान को सब कुछ आता है। आपको डेमो देखना है तो बता दो, डेमो दिखा दूंगा, कुछ नहीं आता है। चलिए, वैसे नया चैप्टर है तो आप समझ जाओगे, चिंता लॉ के लिए स्पेसिफिकली समझ जाओगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। बाकी जो 2 यूनिट है उसके लेक्चर्स आप देख लीजिएगा, पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात समझेंगे कि मेजर कब माना जाएगा। कोई भी पर्सन, कोई अभी बात नहीं करेगा बीच बीच में, ठीक है, बिल्कुल बात नहीं करेगा। अगर मान लेते हैं किसी की उम्र 18 साल या फिर उससे ज्यादा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? मेजर कहेंगे। और उससे कम उम्र है तो क्या माना जाएगा? माइनर कहा जाएगा। और अगर गलती से हमने माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया तो माइनर नहीं, वो बंदा रोएगा ऐसे, समझे? माइनर तो वैसे ही रोएगा, वो माइनर है वो, लेकिन जिसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना मेजर कोई है तो वो भी रोएगा। Mark, it is a really very important thing. Law relating to the minors agreement or position of a minor in a contract. Wholesale, retail, correct, incorrect, सब में eligible candidate, सब में सवाल बन सकते हैं। तो what is the position? अगर हमने किसी माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया तो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? तो पहली बात, ए कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय द माइनर, अगर हमने किसी माइनर के साथ या माइनर ने ही हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया तो अगेन कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड एब इनिशियो। क्या माना जाएगा? जोर से बोलेंगे क्या? वॉइड। तो लोग स्ट्रेट बैठेंगे एकदम स्ट्रेट, स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट स्ट्रेट एंड कीप स्माइलिंग, कम ऑन, स्ट्रेट बैठेंगे एकदम स्ट्रेट। बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? जोर से बोलो, क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। जोर से बोलो, क्या? वॉइड एब इनिशियो। सो व्हाट इज वॉइड एब इनिशियो? हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एक मीनिंग सुना हुआ था, पढ़ा हुआ था। व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट?
द कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बिकम्स void when it ceases to be enforceable. मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो आज एनफोर्सिबल नहीं है, कोई किसी से अपने हक मांग नहीं सकता है। जैसे हमने गुटखा का एग्जांपल देखा था। आज अगर मान लो मैं महाराष्ट्र में किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर चुका हूं पहले कि गुटखा बेचना है, खरीदी करना है, लेकिन क्या आज मैं उसको गुटखा बेचने के लिए उसको लाइबल पकड़ सकता हूं, उसको एनफोर्स कर सकता हूं? नहीं, बिकॉज लॉ बोलता है ये कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते, बिकॉज वो एनफोर्सिएबल ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट आज परफॉर्म ही नहीं हो सकता है। सही की गलत? तो वो तो वॉइड। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में क्या देखा था कि पहले वो वैलिड होता है, कुछ होता है, कुछ कुछ होता है अंजलि, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। तुम नहीं समझोगे मत बोलना, समझना बहुत जरूरी है ना? तो पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कम ऑन, वैलिड होता है, लेकिन पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, लेकिन वापस एक बार ट्राई करते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, लेकिन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? मतलब पहले सही होता है, कुछ हो जाता है, फिर सही की गलत? लेकिन अगर आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया तो वो तो पहले से ही वॉइड होता है, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ऐसा नहीं कि पहले वैलिड था, कुछ कुछ होता है अंजलि तुम नहीं समझोगी फिर वॉइड हो गया, नहीं, पहले से ही वॉइड, पहले से ही वो इन्फोर्सेबल नहीं है। मेरी बात समझे? आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करो ही ना, कर लोगे तो उसको क्या कहा जाएगा? वॉइड एब इनिशियो। इनिशियो लैटिन वर्ड है, इनिशियो मतलब इनिशियली, एब मतलब से, इनिशियली से, पहले से, वॉइड, वॉइड एब इनिशियो। इनिशियो मतलब बिगिनिंग। मेरी बात समझे? तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के साथ एंटर करते हैं वो क्या होता है? पहले से ही क्या माने जाते हैं? बोलो, कमान जोर से बोलो। एनी डाउट सो फार? उसके लिए केस हुआ था, केस का नाम क्या है? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। एक काम करते, इस केस के वीडियो को हम लोग क्लास में ही देखते। हाँ, तुमको तो टाइम पास करने के लिए समय ही चाहिए ना, लाएगा मेरे को पता है। लेकिन इस केस के फैक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग है। आई डोंट थिंक कि मार्केट में किसी को इस केस के सही फैक्ट्स पता है। ओके, तो इस केस के सही फैक्ट्स को आज हम लोग समझेंगे, ठीक है? इंस्टीट्यूट ने भी आपके मॉड्यूल के अंदर इस केस के सही फैक्ट्स को नहीं छापा हुआ है, लेकिन आज समझेंगे कि क्या है सही केस। ओके, तो ध्यान से देखिएगा इस केस को। जब तक मैं वीडियो लगा दो तब तक आप केस को पढ़िएगा। कम ऑन। Elite professional. Foundation, CA Inter, as well as CA Foundation and CA
वॉइड एब इनिशियो, यानी कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे एक माइनर के साथ। नाउ व्हाट डू माइनर, माइनर का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो मेजॉरिटी एक्ट के तहत जिसकी उम्र 18 साल से कम है। अगर आप ऐसे वाले बंदे के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा वॉइड एब इनिशियो, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट का लॉ के नजरिए में कोई अस्तित्व नहीं माना जाएगा और कोई पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स, कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकती। कोई पार्टी एक दूसरे के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। कोई पार्टी एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए नहीं बोल सकता। मोटा मोटी बात कर ले तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हुआ ही नहीं, ऐसा मान लेंगे। तो ये जो केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये केस स्टडी उसी से बिलोंग करता है। शुरू करते हैं आज की केस स्टडी को। देखो बच्चों, आपने केस स्टडी का नाम क्या पढ़ा? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। लेकिन बच्चों, इस केस स्टडी के ओरिजिनल पार्टीज ये दो पार्टीज नहीं थे। इस केस के ओरिजिनल पार्टीज हुआ करते थे धर्मोदास घोष वर्सेस ब्रह्मोदत्त। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही। प्लीज इस नाम को याद रखना, ब्रह्मोदत्त। देखिए आज जो केस स्टडी का नाम समझ रहे हैं वो क्या है? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। लेकिन इनिशियली ये दो पार्टीज नहीं थे। ओके, ये दो पार्टीज नहीं थे। इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज थे धर्मोदास घोष वर्सेस ब्रह्मोदत्त। ओके, चलिए, सही सुना है, धर्मोदास घोष वर्सेस ब्रह्मोदत्त। केस का नाम अगर मैं ओरिजिनली पढ़ता हूं तो मुझको ये लगता है कि मोहरी बीबी जो है वो माइनर है, लेकिन इस केस में माइनर मोहरी बीबी नहीं है, इस केस में माइनर है धर्मोदास घोष। तो गौर फरमाइएगा, इस केस में माइनर जो है वो है धर्मोदास घोष। अब इसने क्या किया? धर्मोदास घोष जो कि माइनर है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उसने क्या किया? ब्रह्मोदत्त जी को अपना लैंड गिरवी दिया, मॉर्गेज दिया, और उसके ऊपर उसने कुछ 20,000 का लोन जो है वो लिया। उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कुछ 10,500 का था, वो ब्रह्मोदत्त जी ने धर्मोदास जी को दे दिया। ठीक है, अब इस चीज की जानकारी जो है, यानी कि ये प्लॉट जो है, लैंड जो है वो मॉर्गेज कर लिया है, इस चीज की जानकारी धर्मोदास जी जो था, ठीक है ना, उसके माता जी को पता चल गया। अब जैसे ही माता जी को पता चल गया, माता जी ने एक मोटा सा लेटर लिख के किसको दिया? ब्रह्मोदत्त जी को दे दिया। ब्रह्मोदत्त जी के पास ये लेटर पहुंचा तो उसने खोल के पढ़ा तो उस लेटर में क्या लिखा था? उसकी माताजी ने, किसकी माताजी ने? धर्मोदास घोष की माताजी ने ये बताया था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया है वो मेरे बेटे के साथ बनाया है, और हालांकि बेटा क्या है बोलो? माइनर है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा और आप किसी प्रकार का रिकवरी उससे नहीं कर सकते। प्लीज 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 हमको ये जो प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज की है, हमको वो प्रॉपर्टी वापस कीजिएगा। ठीक है, तो धर्मोदास जी घोष जी जो बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो आपको पैसे दिए हैं, आपने मुझको क्या करना है? वो पैसे देने हैं और आपकी प्रॉपर्टी लेके जानी है। तो फिर कैलकाटा हाईकोर्ट में ये केस चला गया, ठीक है ना। लेकिन कैलकाटा हाईकोर्ट ने कोर्ट में जो ब्रह्मोदत्त जी ने केस फाइल किया था, उस कैलकाटा हाईकोर्ट ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो माइनर के साथ हुआ है, और एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट्स विद द माइनर आर वॉइड एब इनिशियो, और आप उस पे किसी प्रकार का रिकवरी नहीं कर सकते। अब इस केस के जो रिजल्ट से ब्रह्मोदत्त जी जो है वो बहुत नाखुश हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को चलाने की इच्छा जताई, और वैसे वो उन्होंने किया भी। लेकिन इस दौरान क्या हुआ? ब्रह्मोदत्त जी जो है उनकी डेथ होगी, उनका देहांत हो गया। फिर उनकी बीवी जो मोहरी बीबी उनका नाम था, जी हाँ उनका नाम था मोहरी बीबी, उन्होंने क्या किया? इस केस को कंटिन्यू किया। इसलिए बच्चों इस केस का नाम होता है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। क्या आपको इसकी जानकारी थी? अगर इसकी जानकारी नहीं थी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा आगे, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने केस स्टडी के पास। केस स्टडी का नाम हो गया मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो मोहरी बीबी ने क्या किया? जो बीवी थी अपनी ब्रह्मोदत्त जी की, उन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में इस केस को चलाया। ये सुनो, अब सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस के जो प्रोविजंस है उसको पढ़ लिया और समझाया कि देखो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? void ab initio है। why? because contract with the minor are void ab initio, इसका कुछ अस्तित्व नहीं है और आप जो हो वो किसी प्रकार का रिकवरी नहीं कर सकते। ठीक है ना। लेकिन मोहरी बीबी ने सेक्शन 64 और 65, जी हाँ सेक्शन 64 और 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेफरेंस देके सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देखो सेक्शन 64 और 65 में ये बताया गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड होता है या फिर वॉइडेबल होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड होता है या वॉइडेबल होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल करा जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जितने भी
बेनिफिट्स अगर किसी बंदे ने लिए है, किसी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने लिए है, तो उसको वो रिस्टोर करने हैं अदर पार्टी को जिसने वो उसको बेनिफिट दिया हुआ है, यानी कि कुछ एडवांस वगैरह दिया है इस कॉन्ट्रैक्ट में, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है या वॉइडेबल हो जाता है तो क्या करना है, जिसने भी एडवांस लिया है वो उसको वापस करना है। क्यों जी? बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल होने वाला है, यस और नो, क्योंकि परफॉर्म ही नहीं होने वाला है। तो मौरी बीबी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दरख्वास्त रखी कि देखो जज साहब, सेक्शन 64 एंड 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली ये कहता है, लेकिन अगेन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं वॉइड एंड वॉइडेबल, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड एब इनिशियो है। बच्चों, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एब इनिशियो में बहुत बड़ा फर्क होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड होता है लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस के केस में या फिर कुछ चेंज इन लॉ में, डेथ ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है और इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, बोलो वॉइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पहले से ही वॉइड है इसका कुछ इफेक्ट ही नहीं, ये नलीफाई हो जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइनर के साथ है और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बोलो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। ठीक है, मोहरी बीबी सुनने से रही। मोहरी बीबी ने एक दूसरे एक्ट का रेफरेंस देके उनको बताया। ठीक है, अब मोहरी बीबी ने एक एक्ट लेके आया जिसका नाम आप सुनिएगा जरूर, जिस एक्ट का नाम है स्पेशल रिलीफ एक्ट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, स्पेशल रिलीफ एक्ट के सेक्शन नंबर 41 का रेफरेंस देके बताया कि देखो जज साहब, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो आप सुनने से रहे, अब हम लोग लेके आते हैं स्पेशल रिलीफ एक्ट, जिस एक्ट में लिखा है सेक्शन नंबर 41 में कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कैंसिल होता है तो उस इंस्ट्रूमेंट में अगर किसी ने किसी का बेनिफिट लिया है तो वो उसको रिस्टोर करना है। अब जब धर्मोदास घोष ने ब्रह्मोदत्त जी को वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज दिया था तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज का डीड तो बना रहेगा। अब जबकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनने वाला है या फिर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो वो मॉर्गेज डीड भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सेक्शन 41 ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट के जरिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो ये डीड कैंसिल हुआ है उस डीड, ये इंस्ट्रूमेंट कैंसिल होने पे जो भी बेनिफिट दिए हैं वो वापस कर दो। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन वापस सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आप सेक्शन 64 और 65 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ले लो या सेक्शन 41 ऑफ स्पेशल रिलीफ एक्ट ले लो, हमारा कहना तो अभी भी सेम है, कॉन्ट्रैक्ट्स विद द माइनर आर वॉइड एब इनिशियो। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप जो हो कॉन्ट्रैक्ट अगर करते हो माइनर के साथ तो ये सरासर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नलीफाई हो जाएगा और आपको किसी प्रकार के एनफोर्सेबिलिटी का राइट नहीं मिलता है, आपको वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। वो बताया ब्रह्मोदत्त जी की बीवी यानी कि मौरी बीबी, यानी कि मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इस केस में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट्स विद द माइनर आर वॉइड एब इनिशियो ये डिक्लेयर किया गया और इसके तहत किसी को कुछ एनफोर्सेबिलिटी, कुछ राइट्स नहीं मिलेंगे और वो पैसा उनको वापस नहीं मिला और मोहरी बीबी को वो धर्मोदास घोष के जो प्रॉपर्टी थी वो उनको वापस करनी पड़ी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन यहाँ पे आपको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, सर ये देखो पैसे लिए हैं और वापस नहीं दिए, ये तो सरासर नाइंसाफी हुई ना। ये सुनो, पैसे तो डूब गए ना, फिर ब्रह्मोदत्त जी, मोहरी बीबी जो उनकी बीवी थी, उनके पैसे तो डूब गए सर, फिर क्या सर कुछ और होना चाहिए? तो बच्चों इस सिलसिले में और एक केस स्टडी हुआ जिसका नाम था खान गुल वर्सेस लाखा सिंह। क्या नाम था बोलो? खान गुल वर्सेस लाखा सिंह। इसमें क्या हुआ, सेम प्रोविजंस हुए, सेम फैक्ट्स हुए केस में। इसमें क्या हुआ, एक माइनर जो था जिसने पर्पसफुली अपने माइनॉरिटी को छुपाया और अपना एक प्लॉट किसी को बेच दिया जो कि मेजर था फॉर रुपीज 17,000 के लिए प्लॉट बेच दिया। ये बहुत पुराना एक्ट है इसलिए अमाउंट बहुत ही छोटे लग रहे हैं। तो 17,000 के लिए जो प्लॉट है जो माइनर ने उसको बेच दिया। पैसे तो ले लिया माइनर ने, लेकिन क्या नहीं किया, प्लॉट नहीं दिया। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो फ्रॉड का केस लग रहा है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने या फिर कोर्ट, जो भी कोर्ट में ये केस था, उन्होंने ये जजमेंट दिया कि ये फ्रॉड का केस बन रहा है और ये जो भी पैसे माइनर ने लिए हैं वो उनको वापस करने हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनर ने पर्पसफुली अपनी माइनॉरिटी को छुपाया है। अब मोहरी बीबी और खान गुल वर्सेस लाखा सिंह का केस को पकड़ते हैं तो आपको लगेगा कि सर मोहरी बीबी के केस में भी उनको क्या मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उनको न्याय मिलना चाहिए। तो कुछ हाई कोर्ट्स ने खान गुल वर्सेस लाखा सिंह का जजमेंट फॉलो किया,
जो आगे केसेस हुए उनके लिए, और कुछ केस ने मोहरी बीबी का ही केस के जजमेंट को कंटिन्यू किया क्योंकि उनको लगा कि वो सही है। कुछ कोर्ट को लगा कि खानगुल वर्सेस लाका सिंह का जो जजमेंट है वो सही है। अब कंफ्यूजन और बढ़ गया, तो इसीलिए गवर्नमेंट को ये लगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्मिटी लेके आने के लिए हम किसी एक्ट को क्या करते हैं, अमेंड करते हैं, ताकि इंडिया में जितने भी जो कोर्ट्स है वो एक ही जजमेंट को फॉलो करें, न्याय सबके साथ सेम हो। तो इसीलिए स्पेशल रिलीफ एक्ट के सेक्शन नंबर 41 को अमेंड किया गया और वहां पे ये लिखा गया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी इंस्ट्रूमेंट कैंसिल होता है, जो वॉइड है और वॉइडेबल है, उसके तहत किसी भी पार्टी ने अगर बेनिफिट डिराइव किए हैं तो वो बेनिफिट क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। ये अमेंडमेंट हुआ स्पेशल रिलीफ एक्ट में। तो अभी आपको ये बात जमी रहेगी किस तरह ये सही लग रहा है कि अगर किसी ने किसी का पैसा लिया है और वो कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल होता है तो बेनिफिट वापस करने हैं। जो जजमेंट मोहरी बीबी के केस में भी फॉलो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, और हम लोग अभी वापस मोहरी बीबी के केस में अगर वापस आते हैं तो वहां पे हमको यही समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट्स विद द माइनर आर वॉइड एब इनिशियो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, लेकिन कुछ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लेना है तो आप ये ले सकते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेशल रिलीफ एक्ट दोनों का कंबाइंड रीडिंग अगर आप लोग करेंगे तो आपको ये समझेगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड एंड वॉइडेबल होते हैं, जो कैंसिल होते हैं, उस केस में जो भी बेनिफिट्स लिए हैं वो बेनिफिट्स क्या करने पड़ेंगे, हमको वापस करने पड़ेंगे। ओके तो बहुत सारे फैक्ट्स इस केस के अंदर है। ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बनाया ताकि जब मैं क्लास में डिस्कस करूं तो घर पे जाने के बाद आप रिवीजन करना है तो इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। अब इतने 12 मिनट के अंदर इतने सारे फैक्ट्स दिमाग के अंदर आ चुके हैं तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी बातें लैंड नहीं हुई है, टेक ऑफ ही हो चुकी है, ठीक है। तो एक बार वापस से मैं इस केस को समझाना चाहूंगा, उसके फैक्ट्स को समझाना चाहूंगा। वीडियो के अंदर आपने 50% रिटेन करा है तो 50% अब समझेंगे। तो केस स्टडी का नाम क्या है बच्चों? सो गए क्या? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ओके, एक्चुअली ओरिजिनल केस का नाम क्या है? धर्मोदास घोष वर्सेस ब्रह्मोदत्त। बताएंगे कौन माइनर और कौन मेजर? माइनर और ब्रह्मोदत्त कौन है? तो हुआ क्या है सुनेंगे। धर्मोदास घोष जो माइनर है उसने क्या करा है, उसने ब्रह्मोदत्त से लोन लिया है। ओके, सो दिस मेजर हैज गिवन लोन टू माइनर। ना इस लोन के बदले मेजर ने, ब्रह्मोदत्त ने धर्मोदास घोष से एक सिक्योरिटी क्लेम करा कि मेरे को सिक्योरिटी दे दो, लोन का सिक्योरिटी तो चाहिए ना, तब तक मैं लोन कैसे दूं। तो इस माइनर ने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी, कोई लैंड होगी, उसको एज अ सिक्योरिटी दिया। मेरी बात समझे? लोन की अमाउंट मान लेते 20,000 रुपीज थी, उसमें से 10,000 का लोन ऑलरेडी दे दिया है, 10,000 का लोन अभी देना बाकी है, मतलब लोन ही 10,000 का अभी देना बाकी है। 20,000 का इंस्टॉलमेंट, जो लोन का इंस्टॉलमेंट है वो दे दिया, 10,000 कुछ दिनों के बाद देना है। अब ये नालायकपंती अपने बेटे ने करी हुई, ये बात धर्मोदास के मम्मी को पता चल गई। ओके, तो मम्मी बौखला गई, जैसे हर एक की मम्मी बौखला जाती है, कुछ नालायकपंती कर लिया तो। सो मम्मी चली गई ब्रह्मोदत्त के पास, बोली कि इसको तो अक्ल है नहीं, तुमको तो होनी चाहिए थी, तुमने मोहित सर का क्लास अटेंड नहीं कराया क्या? हाँ, सर ने क्या पढ़ाया था कि माइनर के साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करते, और अगर कर लिया तो वो क्या माना जाएगा, वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। अब तुमने जो लोन मेरे बेटे को दिया है वो वॉइड एब इनिशियो है, और उसके बदले जो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी लिया है, अब लोन अगर वॉइड एब इनिशियो है तो प्रॉपर्टी का सिक्योरिटी भी क्या बन गया, मतलब उसका कोई एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। तो हमको हमारी प्रॉपर्टी वापस करो, हमको हमारी लैंड वापस कर दो, है ना। ब्रह्मोदत्त बोला ऐसा कैसा, मैंने लोन दिया है, मेरा लोन रिपे करो, प्रॉपर्टी लेके जाओ। सही सही, उसने तो यही बोलना है ना,
कि मेरे पैसे मुझको वापस दे दो और अपनी लैंड वापस लेके जाओ, सेम प्लेन सिंपल वैनिला केस। धर्मोदास की मम्मी बोली नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, माइनर है ये, बच्चे से गलती से मिस्टेक हो गया, ये खेल कूद में उसने ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। तो ब्रह्मोदास बोला कि मैं तो प्रॉपर्टी देने से रहा वापस, मेरे को लोन का पैसा दे दो, प्रॉपर्टी लेके जाओ। फिर मम्मी मम्मी होती है, मम्मी ने केस ही फाइल कर डायरेक्ट, धर्मोदास की मम्मी ने डायरेक्ट केस फाइल कर ब्रह्मोदत्त के ऊपर। अभी केस तो धर्मोदास घोष के नाम पे ही बनना है, बिकॉज प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी कैन नॉट फाइल केस ऑन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ याद आया? तो केस का नाम क्या बना? धर्मोदास घोष माइनर वर्सेस मेजर ब्रह्मोदत्त। केस चला 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 चला, ये मम्मी ने केस फाइल करा है तो उसका दिमाग तो खराब होना ही था। किसका? ब्रह्मोदत्त का। बेचारा केस फाइल करते करते ही मर गया। हाँ, लेकिन इसके पास भी उसकी मम्मी है, लेकिन उसकी मम्मी नहीं है, उसकी बीवी। मम्मी से खतरनाक। तो उसने बोला कि मेरा पति इस केस में चला गया, इस केस को मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे यमराज से झगड़ लेती है ना? तो ये तो एक साधारण सा केस है। तो उसने केस को कंटिन्यू करा। इसके पहले क्या हुआ था ब्रह्मोदत्त के केस में ना, कोर्ट ने, एक कैलकाटा हाईकोर्ट में केस चल रहा था, बोल कलकत्ता की पार्टी है, तो कैलकाटा हाईकोर्ट में केस चला था ना, तो केस में कैलकाटा हाईकोर्ट ने बोला नहीं 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 नहीं, ये ब्रह्मोदत्त तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, यही बड़ी गलती है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुमको प्रॉपर्टी वापस करनी है, लोन का रिपेमेंट भी वापस नहीं मिलेगा। तो 10,000 भी चले गए और प्रॉपर्टी भी चली गई। तो माइट भी इसका ये हार्ट अटैक उसको आया है किडनी में। और इसी चक्कर में वो गुजर गया। ये भी गुस्सा हो गई ब्रह्मोदत्त की बीवी, फिर बोली कि मैं केस अभी ये हाई कोर्ट में लेके जाऊंगी। तो ब्रह्मोदत्त की बीवी, जिसका नाम क्या है? मौरी बीबी। मौरी बीवी नहीं, मौरी बीबी नाम है उसका। सो मौरी बीबी बोली कि मैं अभी इस केस को आगे चलाऊंगी, मैं अभी धर्मोदास के ऊपर केस फाइल करूंगी, बिकॉज कैलकाटा हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया तो केस निपट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वापस नया केस बन गया। किसने फाइल करा? ब्रह्मोदत्त की बीवी ने, मौरी बीबी ने। किसके ऊपर केस फाइल करा? कि ये कैलकाटा हाईकोर्ट का केस है, मैं नहीं मानती, मैं वापस अगेन दूसरा केस फाइल करती हूं। इसलिए केस का नाम क्या बना? मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टीज के दलीलें सुनी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा क्या? नहीं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, इसका कुछ नहीं हो सकता। तुमने 10,000 रुपए तुमने दिए, लोन तुम्हारी गलती है, प्रॉपर्टी इनको वापस करो, प्रॉपर्टी वापस करो, लोन का रिपेमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, और तुमने करी गलती, प्रॉपर्टी वापस करो, इनका सिक्योरिटी लिया ना तुमने, वापस करो। ये मोरे भी सुनने से रही रे, घायाळ शेरणी, घायाळ वाघीण, ऐकत नाही आता अजिबात। उसने कहा कौन कौन सी लॉ की किताबें पढ़ी, उसमें से एक्ट ढूंढ के लाया। एक्ट का नाम है स्पेशल रिलीफ एक्ट, और एक सिमिलर केस हुआ था इसके पहले। ये दो, एक केस और एक नया एक्ट मौरी बीबी ने नया ढूंढ के लाया। बोल रहे जज साहब प्लीज इसको एक बार पढ़िए। हाँ, पहले उसने केस का रेफरेंस दिया, बताइए खान गुल वर्सेस लाका सिंह में यही हुआ था। एक माइनर था जिसने मैं खुद मेजर हूं ये बता करके किसी एक मेजर को अपनी लैंड ही बेच दी। तो ये क्लियर केस था फ्रॉड का, लेकिन उस केस में हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि ये केस फ्रॉड का है, और मेजर जिसको पता नहीं था कि ये माइनर है, और इसके लिए उसने जो पैसे दिए थे माइनर को उस प्लॉट के बदले,
वो पैसे उसको वापस मिलेंगे। वैसे कॉन्ट्रैक्ट तो इनवैलिड है, मतलब उसको प्लॉट तो मिलेगा नहीं, लैंड तो मिलेगी नहीं, लेकिन जो पैसे उसने दिए ना वो उसको जरूर वापस मिलेंगे, बिकॉज उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। देखो कॉन्ट्रैक्ट तो आप कैंसिल कर रहे हो ना, ठीक है, तो बेनिफिट जो रिसीव करे हैं पार्टीज ने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो तो रिस्टोर करना है ना, वापस करना है ना। तो इस केस में ये हुआ, मेजर को उसके पैसे मिल गए। तो अगर ये केस में पैसे मिल सकते तो मेरे को क्यों नहीं मिल सकते? मैं आज लैंड वापस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने जो लोन करके पैसे दिए थे वो मुझको वापस चाहिए। और सिमिलर फैक्ट्स स्पेशल रिलीफ एक्ट में भी बताए हुए हैं। स्पेशल रिलीफ एक्ट कुछ रिलीफ बताते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है या वॉइडेबल होता है, तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अगर किसी पार्टीज के पास किसी पार्टी के कुछ बेनिफिट्स, कुछ पैसे या कोई भी चीज अगर रह जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने से वो जो बेनिफिट पैसे किसी को मिले हुए वो उसने दूसरे पार्टी को जिसने दिए ना उसको वापस करना है। जैसे गुटखे वाला एग्जांपल अगर हम लोग पकड़ते हैं, तो आज मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा कि मैंने आपको गुटखा बेचना है और मैंने आपसे मान लो 50 रुपए का एडवांस भी ले लिया। कुछ दिनों के बाद गुटखा बैन हो गया, तो मैं अभी आपको गुटखा बेच नहीं सकता, सप्लाई नहीं कर सकता। तो आपने मेरे को जो 50,000 दिए थे वो मैंने आपको वापस करने की नहीं करने, करने की नहीं करने। ये सिमिलर बातें स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंदर पहले लिखी गई और सिमिलर बातें आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बाद में अपडेट करी गई। तो इन्हीं सारी बातों को मौरी बीबी ने जज साहब के सामने रखा और जज साहब को बताया अब इंसाफ करो। तो जज साहब ने बोला ये जो भी पैसा 10,000 रुपए लिया है ना इससे वापस करो और अपने अपनी लैंड वापस ले जाओ। हाँ, लोन का रिपेमेंट नहीं मिलेगा, पैसा वापस मिलेगा। लोन का रिपेमेंट मतलब अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो पैसा 10,000 है वो जरूर वापस मिलेगा। और उसके बदले आपकी जो लैंड है वो आपने क्या करनी है, धर्मोदास को वापस करनी है। मेरी बात समझे? तो मौरी बीबी को उसका पैसा मिल गया, धर्मोदास को उसका लैंड मिल गया। वाई? बिकॉज अब ये लोन का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल ही नहीं है। आज मौरी बीबी धर्मोदास से किसी प्रकार का इंटरेस्ट, ब्याज रिकवर नहीं कर सकती। वाई? बिकॉज लोन का एग्रीमेंट क्या हुआ? कम ऑन, void ab initio। आई गेस पॉइंट क्लियर है? पक्का? whether the facts of the cases are clear? दोनों केस के, खान गुल वर्सेस लाका सिंह एंड मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, बहुत ही लैंडमार्क केस है। एग्जामिनेशन में माइट भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ये केस का नाम ही लिखना पड़ जाए। तो आज का आपका होमवर्क क्या हो जाएगा? ये मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के फैक्ट्स को लिख के आना है। आओगे? कल मैं किसी को भी रैंडमली पूछ सकता हूं कि प्लीज पढ़िए मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास के फैक्ट्स, तो अपनी भाषा में लिख के आएंगे, लाइन बाय लाइन, एक लाइन 2 लाइन से पॉइंट वाइज मैनर में लिखिएगा, पैराग्राफ में नहीं लिखने का। ओके, लिख के आओगे? पक्का? चलिए, तो एक मस्त लिपस्टिक लगा दो। मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, केस का नाम याद रखेंगे, लैंडमार्क केस। तो बताएंगे केस का नाम क्या है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, प्यार से बोलो। भगवान का नाम भी नहीं लेते बताओ। इनके ब्याह पे मैं लेता हूं, रुको। किसी को मैंने फेल नहीं करवाना है, भगवान का नाम लिया करो। हाँ, आप मंदिर जाते हो? कितने लोग मंदिर जाते हैं? मंदिर, मॉस्क, जो भी है, वॉट एवर इट इज, जो मंदिर में जाते हैं सब लोग। आप नहीं जाते हो मंदिर? रुकिए, एक लड़की यहाँ पे मंदिर नहीं जाती है। शट अप। हाँ, मंदिर नहीं जाते हो? हाँ, तो ये क्या दिन भर उधर ही रहते हैं क्या? लड़की बोली कदी कदी मने। ये मयूर जी, आप हमेशा मंदिर में रहते हो क्या? हमेशा मंदिर में रहते हो कि कभी कभार जाते हो? हाँ, तो कभी कभी की बात कर रहा हूं ना मैं। कुछ लोग होते हैं मंदिर में ऐसा, when they pass through the temple ना, हो गया अपना काम, हो गया। ऐसे कितने लोग हैं बताओ? हाँ, इसीलिए हाथ ऊपर नहीं करा ना आपने। सब प्रॉपरली मंदिर में जाना है, भगवान के सामने ऐसे हाथ वगैरह जोड़ना, ये नहीं करते आप। सर आम्ही उपवासाच्या दिवशी जातोय फक्त। असे किती लोक आहेत फक्त उपवासाच्या दिवशी जातात?
फक्त उपवास. कुठला उपवास धरताय? संकष्टीला जाताय, गुरुवारी दत्ताच्या मंदिरात जाता काय? तिकडे जाताय? आणि इकडे कोण आहे? हे पोरीवर उपास लई करतात बाबा. शनिवारचा उपवास कोणाचा आहे? शनिवारी मुलांच्यात शनिवारी नाही करत ना. चुकून हनुमान प्रसन्न झाला, तुमचं काय खरं नाही मग आयुष्यात. शनिवारी उपवास करणाऱ्यांचं मला फार भीती वाटते. त्यांचं भविष्याचं कसं होणार सांगा की. चुकून प्रसन्न झाला तर तो काय आशीर्वाद देणार? हनुमान काय आशीर्वाद देणार? तू म्हणेल मी जसा आहे तसंच तू राहा. तर चुकून पण शनिवारचा उपवास कोणी पण सांगू दे, एखाद वेळेस रविवारी धरा. सर तेवढं सोडून बोला. सोमवार आहे, मंगळवार आहे, बुधवार आहे, गुरुवार आहे, शुक्रवार आहे, कशाला शनिवार आणि रविवार धरायचं? मी म्हणतो उपवासच करायचं नाही. कोणाकोणाचा उपवास असतो मला सांगा? उपवास असतो सोमवार ते शनिवार मध्ये कधी. काही काही जणांचा पूर्ण आठवडाभर उपवास असतो. हा, आज काय संकष्टी होते, काय गुरुवार आला, परवा काय हे आलं, परवा सारखं आठवडाभर उपवासच. घरात नुसतं साबुदाणेच खायचे. ते साबुदाण्याची एक मज्जा आहे, ते पूर्ण चावले जात नाहीत, पोटात गेले की नाही डिस्को करतात ते. यू चेक नो. साबुदाणे असतात ना ते तुम्ही चावून सगळं चावून खाऊ शकत नाही. तुम्ही पोळी खाल्ली, भाकरी खाल्ली, भात खाल्ला, सगळे चावून खाऊ शकता ना. साबुदाणे सगळे चावले जातात. तुम्ही खाल्ला ना 2-3च चावले जातात, बाकी तसेच घ्यायला. बरोबर का चूक? म्हणजे मला तर असं वाटतं की पोटा गेली ते डिस्को करायला सुरू करतात लगेच. त्यामुळे ते काय बरोबर लागत. काही काही जणांचा उपवास असतो, तासाला चहा घेतात आणि म्हणे माझा उपवास आहे. ते काय काय चिप्स वगैरे तळतात एवढं, आणि विचार अरे काय उपवास. ते झालं की काय ते बटाट्याचं काहीतरी करतात, मग साबुदाण्याची खिचडी आहेच, आणि तर रव्याचं नाही काय म्हणतात ते छोटा असतो ना, काय तांदूळ असतो कुठला तो, नाही तांदूळ असतो ना छोटा, काय हा मी उलट म्हणालो. वरीचा भात असतो ते खातात, त्याच्याबरोबर आणि काय 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 सगळं खातच असतात. 1 वाजता खायचं ते 2 वाजेपर्यंत तेच खात असतात, तासभर खातात ते उपवासाच्या दिवशी. परत 2ला झोपायचं, 4ला उठले लगेच चहा आहेच, आणि मग लगेच 7 वाजता भूक लागते त्यांना. उपवास आहे ना, लवकर सोडायला पाहिजे. 7ला जेवायला बसलेले आहेतच. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत एक 50 कप चहा पितात. माझी आजी तशी होती. उपवास म्हणजे उपवास आहे, आज उपवास कायम सगळंच बसली आहे. तोंडाला जरा तरी आराम दे, आणि म्हणे उपवास है. मैं क्या बात करता, भगवान के मतलब मंदिर में आप जाते हो ना, तो भगवान को कभी पूछा है कि भगवान कैसा है भाई तू, इतने सालों से इधर ही बैठा है, का आकड बिकल काय अंग बिंग काय विचार नाही. गेले की डायरेक्ट मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, मला हे द्या, मला ते द्या. गेले की पहिला टनकन घंटा वाजवायचे. कांठीला बसलात त्या देवाला तिथं, तर ते बास वाजवू नका, सगळे येऊन टान टान टान, त्याला तर ऐकायचं बंद झालंय. त्याच्यामुळे तुम्ही सांगितलेलं त्याला कधी ऐकूच जात नाही. बरोबर की नाही? पण आणि तुम्ही लहान होता त्यावेळेला घंटा वाजवताना एकदा वाजून तुमचं मन भरलंय काय? टॅन 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 टॅन. मला सांगा, तुमच्या कानाजवळ कोणी टॅन 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 घंटा वाजव, कसं वाटतं तुम्हाला? कसं वाटणार? इरिटेट होणार का नाही होणार? तो सारखं जाऊन देवा घंटा टॅन टॅन. शांत जा, बसा, काही मागू नका, गप्प घरी यायचं. परत काहीतरी पॉझिटिव्ह एनर्जी घ्यायचं, घरी यायचं. काय नाही, गेले की रडायचंच. माझ्याकडे हे नाही, माझ्याकडे ते नाही, हे नाही, ते नाही. परीक्षा दिवशी बरोबर सकाळी पोहोचलेले आहेतच सगळे. आजचा पेपर थोडा चांगला जाऊ दे. तर देव म्हणाला, अभ्यास तू केला नाहीस, मी तर पुस्तक पण नाही बघितलं, मी कसं सांगू? पेपर मी बनवला नाही, कोणी दुसऱ्यानेच बनवलाय, चेक दुसराच करणार, मी काय करू याच्यात? मी काय करू शकत नाही बाबा. तूच आहेस, तुझं तू बघ. मी काय करू? मी तुला हात दिले, डोकं दिलंय, डोळे दिले, सगळं वाचायला तुला वाचायला शिकवलं, तेवढं तू वाचत नाही, काय नाही, डायरेक्ट देवळातच जायचं. रिझल्टच्या दिवशी देवळात गेलेला आहेच, ऑलरेडी रिझल्ट तयार आहे, तुम्ही काही करू शकत नाही त्याच्यात. बरोबर ना?
कशाला देवळात जायचं, कधी देवळात गेला, मागायचं नाही काय, देवाला जाऊन विचारायचं, कधी खुश करायचं, बरोबर ना, कसं काय बरं आहे ना, चाललं नाही, हा काय लागलं बेला सांग, डायरेक्ट मला सांगायचं, हे डायरेक्ट येतं. त्यासमोर नारळ बिरळ फोडतो, तुमच्या समोर नारळ बिरळ फोडत बसतो, तुम्हाला कसं वाटतं, पाणी बिणी तोंडावर उडते सगळं, बरोबर नाही वाटत ना, कसं नारळ बिरळ फोडायचं, घरी घेऊन यायचं ते नारळ, बरोबर ना, काय नाही त्याला म्हणजे काय होईल, तो खुश होईल, काय पोरग आहे, काय पोरगी आहे, मला विचारलं एवढ्या वर्षात कोणी नाही विचारलं, मग तो खुश होईल आणि मग तुम्हाला जे पाहिजे ते मिळणार, बरोबर ना. त्यामुळे आता उलट करायचं, जगाच्या पेक्षा आपण उलट करायचं, सगळ्या गोष्टी जायचं आणि त्याला विचारायचं, बरं ठीक आहे ना, चालेल ना, ठीक आहे, ओके, काय लोकांनी त्रास बीस दिला तर मला सांग, त्या हारबीट गळ्यात दिसेना झाले त्याला, काय पुढचं गळ्यात एवढे हार घातलेत त्या देवाच्या, बरोबर आहे की नाही, कशाला तेवढे हार घालायचं, तो असं वाकून बघायला, कोण आले बाबा, आणि काय काय लोक मनातलं मनात बोलतात, कसं ऐकू जाईल त्याला मनातलं मनात, त्याला काय ते अगोबाई अरेच्या मधलं काय हे झालंय का ते देवाला, ते मनातलं मनात ऐकू येते का नाही, काय कळत नाही त्याला, बरोबर. देवळात पुढच्या वेळी गेलात काय करायचं, काय करणार, देवाला जाऊन विचार, काय विचारणार, कसं काय बरं आहे ना, हा काय लागलं तर डायरेक्ट सांगायचं, बरोबर ना, फोन नाही त्याच्याकडे, डायरेक्ट, कळलं का नाही. आणि देवळात नाही तुम्हाला सांगतो, डायरेक्ट घराकडे यायचं, इकडं तिकडं बघायचं, म्हणजे दुसऱ्याने देवाकडे जायचं नाही असं म्हटलं, ते आपल्याला देवाकडे परत घरी यायचं, कळलं का, कळलं का. आगे केस स्टडी क्लियर है, पक्का आगे बढ़ सकते हैं. तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा क्या कि कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज, क्या बोलो, वाइड डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पहले से वॉइड, उसका कुछ हो सकता है क्या, उसको परफॉर्म करा जा सकता है क्या. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, पहले वो क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, पहले वो, लेकिन कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, सही बात है, अब क्या होता है वो हमने यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ लिया, सही बात है, लेकिन माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते तो वो भी वॉइड ही होते हैं, अनएनफोर्सेबल होते हैं, लेकिन वो वॉइड कहां से होता है, पहले से ही होते हैं, तो कभी परफॉर्म ही नहीं करे जा सकते, कोई बता ही नहीं सकता, पूछ नहीं सकता कि परफॉर्म कर लो. केस स्टडी का नाम बता दो, जोर से बोलो रे, गुड, वेरी गुड. चलिए एक सवाल पूछता हूं, जवाब करेंगे तो पहले अगला वाला पॉइंट भी क्लियर है, ठीक है. आज मान लो एक माइनर है, कितने लोग माइनर है यहाँ पे, तू माइनर है क्या भाई, हाँ क्या नाम है आपका, ओमकार, तो मान लो ओमकार माइनर है, तो मैंने ओमकार को है ना लोन करके कुछ 1 लाख रुपए दे दिए, ओमकार को 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो मैंने 1 लाख का लोन दे दिया, आज वो माइनर है, बर्थडे कब है भाई, जून में, अभी 18 मेजर हो जाएगा ना अभी जून में, ठीक है. तो आज मैंने उसको केस फाइल, आज मैंने उसको लोन दिया 1 लाख रुपए का, मेरे को 1 महीने के अंदर वापस देगा ये बोल दिया उसने, मैं 1 महीने के बाद उसके पास चला गया, बोले कि मेरे को पैसे वापस कर दे, ओमकार बोल रहे सर मैं तो माइनर हूं, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वाइड एबिनेशन, तो मैं आपको पैसे देने के लिए लाइबल, हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वाइड एबिनेशन. मैंने बोला ठीक है, आज तो माइनर है ना, हाँ कभी न कभी मेजर होएगा ना, उस दिन तक वेट करूंगा मैं. तो जून कब, 29th ऑफ जून, सो 29th ऑफ जून को मैंने डायरेक्ट कोर्ट में केस ही फाइल कर दिया उसके, बोला कि ये माइनर आज मेजर हो गया. तो जब मैंने माइनॉरिटी के दौरान उसके कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा था, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी माइनर ही था, इसलिए तो वाइड एब इनिशियो था ना, लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ी है वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट की भी उम्र बढ़ी, और जब उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा था ये माइनर था, कॉन्ट्रैक्ट भी माइनर था, लेकिन आज ये क्या बन चुका है, जज साहब मेजर बन चुका है, इसका कॉन्ट्रैक्ट भी क्या बन गया, मेजर बन गया. आज बताओ इसको मेरे को लोन इंटरेस्ट के साथ वापस करे, क्या जज साहब ऐसे करने के लिए बोल सकते हैं, हैं? क्यों, एक माइनर ही रहा कि 29 जून को इसका बर्थडे है, सुबह जाना है इसके घर पे, हाँ कि माइनर बनेगा मेजर रहेगा, ये मेजर बन जाएगा ना, ये है कि नहीं, कि माइनर ही बोलोगे उसको,
कोई नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता अभी ये मेजर होने के बाद। तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था माइनॉरिटी के दौरान एंटर करा हुआ वो भी मेजर बन जाएगा ना। हाँ तो ठीक है ना, तो माइनर था तब ना, आज तो मेजर हो गया ये। हाँ जी, क्यों ऐसा क्यों? काईकू? हाँ बेटा, तू सो रहा है क्या भाई? तू जिंदा है ना? नहीं मतलब मैंने जोक मारी इतने, तू हंसा भी नहीं। मैंने तो उड़ गया है ना भाई? बताओ। लेकिन आज मेजर हो गया कि नहीं हो गया? क्यों वही वही बातें मेरे को वापस बता दो तुम लोग यार। आज मेजर हुआ कि नहीं है ये? तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? ये मेजर हो गया इससे तुमको प्रॉब्लम है? हाँ, क्या होता है इसके अंदर? कुछ किसी भी चीज पे है करते ना लायक। हाँ जी, आप बेटा बताओ। आज भी वॉइड ही है, क्यों? पहले वॉइड क्यों था? माइनर था। और आज क्या है? हाँ तो उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था, ठीक है ना? फिर वही बात, राम ईट्स मैंगो, मैंगो ईटन बाय राम, वही बात पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, तो माइनर तो ठीक है, मैंने कब का मेजर था? माइनर ही था, लेकिन आज मेजर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? अच्छा, मतलब ये कह रहे हो सर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर जब करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो क्यों होता है? हम क्यों कहते हैं कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करो? बिकॉज जब वो माइनर होता है ही कांट अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करना है कि नहीं करना है इसकी अकल ही नहीं होती है, इसके लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर ना करो ना उसके साथ, और करेंगे तो वो सही नहीं होता है। बिकॉज ही इज नॉट इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा था तब वो माइनर था, और इसलिए एट दैट टाइम ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या, क्यों एंटर कर रहा हूं, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो मेजर होने के बाद भी उसने जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा था वो माइनर था, और उसने ना समझी में वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आज भी क्या माना जाएगा? वॉइड एब इनिशियो ही माना जाएगा। मेजॉरिटी के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई नहीं होता। रेटिफाई, जोर से बोलो, क्या वर्ड है? नो रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मतलब एक्सेप्टिंग द थिंग्स विच आर डन इन पास्ट। पास्ट में कुछ करी हुई बातें को आज एक्सेप्ट कर रहा हूं, रेटिफिकेशन बोलते हैं इसको। लिखिए वहां पे, नालायक मेरे मुंह को ताक रहे इधर बस, लिखते तो कुछ है नहीं। आपने ऐसा रूल बना लिया कि जब तक मैं नहीं लिखूंगा तब तक आप नहीं लिखेंगे। मैंने पहले बता दिया ना आपको, जब भी मैं कुछ बातें करता हूं जो आपको लग रही है सिग्निफिकेंट है तो नोट डाउन करके रखिए उसको। हाँ जी, और ये वाला पॉपुलेशन थोड़ा ध्यान देंगे आप। क्या होता है ऐसा बात करने के टाइम पे थोड़ा ज्यादा ध्यान इधर जा रहा है ऐसा लग रहा है मुझको, तो मेरे को ध्यान में तो मैं इधर टर्न कर लेता हूँ, तो आपका ध्यान होता है ना? हम्म? हाँ जी, तो बताएंगे अगर मान लो किसी माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेते हैं और वो मेजर बन जाता है, तो बताएंगे क्या वो कॉन्ट्रैक्ट भी मेजर होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो ही रहेगा? लॉजिक क्लियर है? लॉजिक के साथ क्लियर है? पक्का? चलो एग्जांपल समझ लेते हैं। एक्स अ माइनर मेक्स अ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट, यू नो आइडिया अबाउट प्रॉमिसरी नोट? ऐसे नोट होता है जिसके ऊपर हम लिख के देते हैं दैट 2 months आफ्टर द डेट आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो। 12th के अंदर आई गेस अपने अकाउंटिंग करा लेगा इसका। प्रॉमिसरी नोट होता है कि हमने किसी से पैसे उधार लिए तो उसको देने का वादा हम लोग लिख के देते हैं। तो कोई एक एक्स है जो माइनर है, उसने एक प्रॉमिसरी नोट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है कि कुछ महीने के बाद मैं तुमको इतना इतना पैसा दूंगा। ऑन द अटेनिंग मेजॉरिटी ही कैन नॉट रेटिफाई इट। जब वो मेजर बन जाएगा तो जब वो प्रॉमिसरी नोट जो उसने माइनॉरिटी के दौरान बनाया था उसको आज नहीं बोलेंगे हाँ ये वैलिड है। प्रॉमिसरी नोट क्या माना जाएगा? इनवैलिड ही माना जाएगा। If he makes new promissory note in place of old one, here the new promissory note which he executed after attaining majority also void without consideration. अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि मान लो कोई पर्सन है Y जिसने X को लोन दिया था,
और एक्स माइनर था। अब इसके बदले उसने एक प्रॉमिस नोट बना के दिया कि 1 साल के बाद मैं तुमको पैसा वापस करूंगा, लेकिन 1 साल के बाद एक्स जो है वो मेजर बन गया है। अब बताएंगे क्या वाई इस प्रॉमिसरी नोट पे उस लोन की रिकवरी कर सकता है? द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज जब प्रॉमिसरी नोट बनी थी तब वो क्या था? तब वो माइनर था। फिर भाई बोला ठीक है ये प्रॉमिस नोट सही नहीं है ना, एक काम कर उसी लोन के लिए एक दूसरी प्रॉमिस नोट आज बना के दे जब वो मेजर है। तो बताएंगे क्या ये प्रॉमिस नोट वैलिड है? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इसका कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। इस प्रॉमिस नोट का कोई कंसिडरेशन है क्या बताओ? अरे लोन तो माइनॉरिटी में था ना, तो लोन अगर वॉइड है तो उसके लिए प्रॉमिस नोट भी क्या बन जाएंगे? void। तो कोई कंसिडरेशन नहीं बनता है, और नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन में ये कभी था ही नहीं। कुछ समझे? तो समझे कि नहीं समझे? अरे श्योर। चलिए ओमकार की ही बात करते हैं। 28 जून 2023 मैंने उसको लोन दिया, बराबर बर्थडे के एक दिन पहले। उसको बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी थी, कुछ पैसे कम पड़ रहे, मैंने उसको दे दिए। बोले ये रे जी ले अपनी जिंदगी। मैं पैसे 1 लाख रुपए दे दिए मैंने उसको। 29 जून को वो क्या बन गया? मेजर बन गया। हैप्पी बर्थडे। बताओ क्या इस लोन की रिकवरी कर सकता हूं? एक दिन में उसको क्या ही अकल आ गई रे? लॉजिक क्या था कि जब माइनर होता है ना तो उसको अक्ल होती है नहीं। अब एक दिन में 28 तारीख को वो बेअक्ल था और 29 तारीख को एकदम अक्लमंद बन गया। भाई क्या सीन है ये? मेरा क्वेश्चन समझे ना आप लोग? आप बताओ बताओ कल आप जैसे मान लो आज क्या है, आज 9 मई, 8 मई को आप अक्ल नहीं है आपको, और 9 मई को एकदम एकदम से अक्ल आ गई। ऐसा कभी होता है क्या? हाँ ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है ना। तो 28 मई को भी जून को भी उसको उतनी ही अकल थी जितनी अकल 29 जून को है। तो 28 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड वैलिड मानो। चलो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आपको और इस एग्जाम्पल में अपडेट कर लेता हूं। 28 तारीख को रात के 11:55 पे मैंने उसको लोन दिया था। अब बताओ एक सेकेंड। पचपन मिनट बोले, चलो 59 मिनट। हाँ हाँ गलती से मिस्टेक हुई, उम्र के हिसाब से हो जाता है भाई। गलती से मैंने अपनी उम्र लिख दी वहां पे। 11:59 तुम लोग पागल हो यार। एक सेकंड में क्या ही हो जाता है, ऐसा क्या अकल आ गई उसको यार? हाँ जी नो मीन्स नो, समझे? नो मीन्स 18 साल से कम उम्र है तो वो माइनर। 18 साल की उम्र है, 12 बज गए, हैप्पी बर्थडे टू यू। पार्टी मत मांगो अभी उससे। 12 बज गए, एकदम 12 बज गए, गर्लफ्रेंड्स के फोन आना शुरू हो गया। हाँ तो क्या तुम्हारे फोन लेगा वो नालायक को? हाँ अच्छा मेरे को ये नहीं समझा, माइनॉरिटी में गर्लफ्रेंड बना सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता? ये तो अजीबोगरीब लॉ है। हाँ इसका मतलब सुनो ना, इसका मतलब सुनो। ए भाई तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, सुन भाई बहुत इंपॉर्टेंट गहरी बात बता रहा हूं। इसका मतलब तुमने माइनॉरिटी में गर्लफ्रेंड्स को जो भी वादे करे हैं ना, वो डेफिनेशन। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। बताओ लॉ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है? तो मैं वही बता रहा था पहले दिन से।
माइनॉरिटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते सब क्या बोलो, मान लो ओमकार ने 28 तारीख को गर्लफ्रेंड को बोला कि कल हम लोग ना शाम को विल हैव अ डिनर टुगेदर। अब कुछ बोलने वाला था लेकिन छोड़ दो। लेकिन 29 तारीख को ओमकार के फ्रेंड्स आ गए तो सब भूल जाते हैं बच्चे, चल रहे भावा लगेच। ये 29 तारीख को अपने फ्रेंड के साथ पार्टी मनाने के लिए चला गया, 30 तारीख को गर्लफ्रेंड, गोरी चिट्टी गर्लफ्रेंड है, पहले तो उसका चेहरा पिंकिश हो गया, फिर हौले हौले टाइम बढ़ गया रेडिश हो गया, आंखें भी लाल लाल हो गई। बोले क्या हुआ, बोला तुमने वादा किया था कल हम डिनर साथ में लेंगे, तुम आए नहीं, मैं वेट कर रही थी उधर। तो बोल रही मैंने कब बोला, वो भूल गया ना, एज यूजुअल भूल गया। फिर उसको याद आया होले होले 2 चमाट खाने के बाद। हाँ याद आया। लेकिन मोहित सर ने तो सिखाया, मैं माइनर था, माइनर। ओमकार हैड अ बिग एस्केप। ओमकार वाला वर्ड है, बिकॉज गर्लफ्रेंड भी अपने से पड़ी हुई तो गर्लफ्रेंड बोले हाँ सही है। उसने तो अपने 2 चमाट मार के लिए बोले भूल गई। सब बात समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट है कि सुनो बात को, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट इससे कुछ इंपॉर्टेंट बात चल रही है क्या? वो पूछ रहे सर मेजॉरिटी की बात किए हुए कॉन्टेक्स्ट का कुछ ऐसा हो सकता है क्या, मतलब अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के टाइम पे कोई पर्सन माइनर है और वो आज मेजर हो चुका है, तो जरूरी नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट भी मेजर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट तो स्टिल क्या है बोलो। मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल बताना चाहूंगा अभी। अजमल कसाब परम पूज्य अजमल कसाब का नाम सुना है ना? अरे 26/11 का बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, उसका अक्यूज जिसको फांसी की सजा हुई। अरे सुन भाई, अजमल कसाब जो था जिसको जब कोर्ट में हाजिर करा गया, तब उसने पहला एलिगेशन अगर कौन सा किया था तो वो था कि मैं माइनर हूं। और माइनर को कभी सजा नहीं होती है, उसको भेजा जाता है बाल सुधार गृह। आप समझ रहे मेरी बात? उसको बचने के लिए उसने पहला एलिगेशन जो लगाया उसके वकील ने कि ये माइनर है, और माइनर का ट्रायल या माइनर के जो केसेस चलते हैं ना, वो रेगुलर कोर्ट्स में नहीं चलते, वो चाइल्ड कोर्ट में चलते हैं। समझे बात को? उसको रेगुलर तरीके से ट्रायल नहीं करा जा सकता, जैसे रेगुलर लोगों को कटघरे में खड़े कर सकते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उन्होंने अगर कोई गुनाह वगैरह करा है तो उसको रेगुलर कोर्ट में, जैसे रेगुलर कोर्ट की तहकीकात होती है वैसे नहीं करते। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि ये उसने बम ब्लास्ट करा, ये करा, वो करा, उसको इतने सारा हमने पाला, ये करा, उसको बिरयानी खिलाया वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप जाकर देखोगे तो बहुत सारी टेक्निकल बातें होती है जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर किसी माइनर को आपने ऐसा फांसी की सजा वगैरह दे दिया तो आ जाएंगे वो ह्यूमन राइट्स वाले। इंडिया, पूरे इंडिया की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये ऐसी यूं हो गया कि राह चलते किसी भी माइनर को उठा करके फांसी दे, ये कॉन्सिक्वेंसेस है कि माइनर को कभी सजा नहीं होती है, उसको सुधार गृह में भेजा जाता है, मतलब उसको सुधारने का मौका देते हैं। दैट वाज द केस माइनर के साथ। माइनॉरिटी पढ़ रहे हैं ना, तो ये बात पता होना बहुत जरूरी है कि माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। भाई माइनर को कभी सजा ही नहीं होती है, इसीलिए उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते हम लोग। सही बात है, क्योंकि उसको कभी सजा ही नहीं हो सकती है। फिर क्या हुआ सर बाद में, फिर आपको पता है, फिर वो मेजर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और ये बात बिल्कुल ये अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी, इमोरल थी बात, बम ब्लास्टिंग करना, किसी को खून करना, ये करना, वो करना। फिर इतने सालों के बाद चर्चा विमर्श ये करने के बाद फिर फाइनलाइज हुआ कि हाँ भैया इसने जो काम करा था अपने होशो हवस में करा हुआ था। ओके, ये कभी ऐसा नहीं था कि वो माइनर था, उसको कुछ अक्ल नहीं थी, आकर के दिवाली का गन लेके आ गया और ऐसा फोड़ दिया, ऐसा नहीं। उसने अपने होशो हवस में और जानबूझ के ये काम करा है, और इस बेस पे उसको फांसी की सजा हुई है। अदरवाइज अगर ये माइनॉरिटी वाला केस चलता ना तो उसको कभी सजा होती नहीं। सही बात है। सो दिस इज द केस कि माइनर कोई पर्सन है, माइनॉरिटी के दौरान उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है,
तो मेजर होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कभी मेजर नहीं होता है, वो क्या बन जाता है, वॉइड एब इनिशियो ही रहता है। आई गेस पॉइंट क्लियर? पक्का? तो माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं तो 2 पॉइंट हमने समझ लिए। पहला क्या बोलो, कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, और दूसरा कि मेजॉरिटी अटेंड करने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट या रेटिफाई नहीं कर सकते। सही बात? क्लियर? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं? इच्छा है? गिव मी बिग फैट थम्स अप, कम ऑन सब लोग, सब लोग। चलो ठीक है, और एक सवाल पूछता हूं, जवाब देना। सब लोग ध्यान देंगे? मान लेते हैं कोई चाइल्ड एक्टर है, चाइल्ड एक्टर। ओके, कोई चाइल्ड एक्टर का नाम पता है आपको? शट अप। कोई और चाइल्ड जो रियली चाइल्ड है? कौन? अरे वो बीच में कोई था ना, वो राणा दादा के सीरियल में कोई था। हाँ वो क्या नाम है उसका? लाडू ही नाम है पता है, लेकिन रियलिटी में नाम क्या है उसका? कार्तिक? राजवीर? आई गेस वो कोल्हापुर का ही है ना, राजवीर लाडू। राज यही है क्या? तुझा जीव रंगोला वगैरह क्या सीरियल का नाम वही है ना? क्या नाम है सीरियल का? एक खतरनाक नाम होते सीरियल के भाई, समझ में भी नहीं आते हैं। माझ्या नवऱ्याची तिसरी बायको का चौथी बायको काय काय काही? क्या नाम है सीरियल का? देखते थे आप? नहीं, कुछ लोग देखते थे आई गेस, देखते थे ना। आई डोंट नो द प्लॉट ऑफ द सीरियल की क्या प्लॉट है क्या है, मुझको ये पता है कि ये पहलवान होता है बस। और ये क्या आपटे भाई, क्या नाम है इसका? अंजलि नाम है इसका। अंजलि? तुम नहीं समझोगी अंजलि। पाठक, पाठक भाई, हाँ यस, पाठक भाई। सुनिए ना बात को। अरे और इनका बेटा होता है क्या? तो हाँ, तो ये कौन होता है, किसका बच्चा है? अडॉप्टेड होता है? सब लोग ना आंसर कर रहे हैं और बता मैंने नहीं देखा, पता सब है कौन किसका क्या है। हाँ जी, सीरियल नहीं देखा है, कभी कभार देखा है ऐसे ही। अच्छा अच्छा, ठीक, ठीक है ठीक। ये लाडू, लाडू, अब ये लाडू जो सीरियल में काम कर रहा है, उसके बदले उसको क्या मिला? लाडू मिल रहा है कि पैसे भी मिलेंगे? पैसे मिलेंगे? क्या बात कर, पैसे मिले उसको? मतलब ये हमसे अमीर हो गया? तो मान लो ये लाडू, ये लाडू है, ये लाडू को मान लो ये प्रोड्यूसर लोगों ने ना, तुझात जीव रंगोला वगैरह जो भी है, उसके जो प्रोड्यूसर है, सुनिए ना, इसके जो प्रोड्यूसर है, मान लो जी वाले प्रोड्यूसर है, तो जी वालों ने लाडू के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, बोला कि तुम हमारे सीरियल में काम करोगे, हम तुमको महीने के 1 लाख रुपए देंगे। ओके, हर महीने का सैलरी टाइप 1 लाख रुपए देंगे। तो लाडू ने मान लो 1 साल के लिए काम करा, तो उसको मिला कितना? 12 लाख रुपए का उसको सैलरी मिल गया। अब 12 लाख का लाडू करेगा क्या? 12 लाख के वो तो पैसा बैंक में रखेगा ना, बैंक में रखेगा ना। तो लाडू के पापा बोले ये 12 लाख रुपए बैंक में रखने से कोई फायदा है नहीं, हमें काम करते इसका कोई प्रॉपर्टी विपर्टी खरीदी करते, कुछ शेयर्स वगैरह खरीदी करते, शेयर्स। ओके, तो लाडू अभी होशियार हो गया, पाठक भाई बहुत सीखा है उनसे, वो मम्मी है ना, वो रील वाली मम्मी है ना उसकी, तो बोल रहे पाठक भाई से बहुत सीखा हूं मैं। तो बोल रहे पापा को बोल रहे लाडू, सुनो, पाठक, ये पाठक भाई नहीं, पापा से बोल रहा है लाडू कि पापा इस 12 लाख के शेयर्स खरीदी करो रिलायंस इंडस्ट्रीज के, 12 लाख के शेयर्स खरीद, और बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत शेयर प्राइस भी आगे बढ़ेगा, डिविडेंड वगैरह जबरदस्त मिलेगा, तो शेयर्स खरीदी करो। तो लाडू के पापा बोले हाँ ठीक है खरीदी कर लेते हैं, लेकिन शेयर्स खरीदी करने के लिए कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ता है। लेकिन तो लाडू के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं क्या कंपनी? मुकेश अंबानी और लाडू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है,
कि हमारे रिलायंस के शेयर्स मैंने आपको बेच दिए, लेकिन मुकेश भाई वेरी गुड चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ माइंड, ही नोज द लॉ, वी स्टडी टुगेदर ना लॉ। तो मुकेश भाई को पता है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करते, करेंगे तो वॉइड एबिशन, शेयर के शेयर चले जाएंगे, पैसे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। मुकेश भाई बोले मैं लाडू को शेयर्स नहीं बेच सकता। तो मुकेश भाई ने बोला एक काम कर, लाडू के पापा किधर है, मैं तुमको शेयर बेचता हूं। लाडू बोला नहीं 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 नहीं, मेरे को ना किसी पे भरोसा नहीं है, शेयर तो मेरे नाम पे ही खरीदी करने। अब क्या करे बताओ। लाडू आपका क्लाइंट है मान लो, अब सीए हो, हाँ अब बताओ क्या करेंगे। हाँ बेटा क्या करें, लाडू के पापा को ट्रस्टी बनाएंगे, ओके ओके, और उनके नाम पे शेयर्स खरीदी करे जाएंगे, ओके वेरी, क्या नाम है बेटा आपका, पार्थ, वेरी गुड, एक बार पार्थ के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए, जबरदस्त आंसर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें अपडेट कर लेता हूं मैं, इसमें क्या हो जाएगा, लाडू के पापा, ओके जो भी लाडू के पापा होंगे वो, उनको हम लोग क्या करेंगे, शेयर्स के रजिस्टर ओनर बनाएंगे, मतलब उनके नाम पे शेयर्स खरीदी करे जाएंगे। और लाडू जो है इसको हम इन शेयर्स के बेनिफिशियल ओनर मानेंगे, मतलब शेयर्स पे डिविडेंड वगैरह आएगा या कुछ आएगा ना तो वो लाडू को दिया जाएगा, लेकिन शेयर्स नाम पे किसके रहेंगे। तो पापा क्या बन गए, ट्रस्टी, क्या बन गए, जैसे ही लाडू मेजर हो जाएगा शेयर्स अभी किसके नाम पे ट्रांसफर होंगे, लाडू के नाम पे। मेरी बात समझे। तो आज जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है मुकेश भाई, मोटा भाई और पापा के बीच में, किसके पापा, मोटा भाई के नहीं, लाडू के पापा, इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, लाडू के लिए हो रहा है। तो लाडू क्या बन गया इस कॉन्ट्रैक्ट का, बेनिफिशियरी। तो आज अगर मान लेते हैं कोई माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी बन रहा है या माइनर के बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा जा रहा है तो वो वैलिड माना जाएगा। और आज अगर पापा ने कोई गफलेबाजी करी तो क्या लाडू अभी केस फाइल कर सकता है, द आंसर इज यस। हमने पढ़ा था प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस, आई गेस पॉइंट क्लियर है पक्का। तो लिखिए बाजू में क्या, लाडू, बस लाडू लिखो, लाडू याद हो जाएगा। लिवला, लिवला का दूसरा क्वेश्चन, क्या लाडू किसी पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है। एक पार्टनरशिप फर्म है बूंदी एंड कंपनी, मतलब पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है। क्या लाडू इस बूंदी एंड कंपनी में पार्टनर बन सकता है, बन सकता है। कितने लोग रहे हैं नहीं बन सकता, हाथ पकड़ेंगे, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। आरती जी क्यों, अजून लहान है, बच्चा है वो। हाँ कितने लोग रहे, बन सकता है, बन सकता है। क्यों बेटा, पांच जी को ही पूछते हैं, पांच जी बहुत स्विंग में लग रहे हैं आज। क्या बात करो, क्या जवाब दे रहे हैं, जवाब एक बार फिर से ताली बनी चाहिए पांच जी के लिए, जबरदस्त आंसर, क्या बड़ा जबरदस्त, बहुत खुश हूं मैं आज दिन बहुत अच्छा जाएगा मेरा, पांच जी इतने जवाब दे रहे हैं, जबरदस्त सही आंसर। तो बताएंगे लाडू पार्टनर बन सकते हैं, आंसर इज यस। लाडू बूंदी एंड कंपनी का पार्टनर बन सकता है, लेकिन ओनली फॉर प्रॉफिट। अगर आज बूंदी एंड कंपनी बूंदी बेच करके 1,20,000 का प्रॉफिट कमा लेते हैं और लाडू के साथ मिल मिला के और दो पार्टनर है, ओके, राजीगर एंड चिरमुरे, मतलब बूंदी एंड कंपनी के तीन पार्टनर, क्या नाम है, राजगिरा और चिरमुरे एंड लाडू है, तीन ही पार्टनर है। तो ये तीन पार्टनर है, तो ये 1,20,000 इन तीनों में बांटे जाएंगे, 40,000, 40,000 एंड 40,000। लेकिन अगर मान ले बूंदी एंड कंपनी का लॉस हुआ 1,20,000 का लॉस, तो बताएंगे किसमें बांटे, राजगिरा और लाडू को लॉस नहीं, सही बात,
ओनली फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर लॉस। तो माइनर जो है पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है, लेकिन ओनली फॉर द बेनिफिट। तो लिखिए बाजू में क्या, बूंदी एंड कंपनी के 3 पार्टनर, ये वाला लिखिए। ये काम करते हैं, इधर लिखते हैं। लिवला, लिवला का चलो। सो आज के लेक्चर पे भाई और बहनों हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि मेजर कौन होता है। मेजर कौन होता है बोलो? ऐसा पर्सन जिसकी उम्र क्या होती है बोलो? 18 साल या फिर उससे ज्यादा होती है। अगर हमने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा तो वो क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो। मतलब क्या? पहले से ही वॉइड। केसरी का नाम बताएंगे? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। दूसरा, क्या माइनर मेजर होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है? और तीसरा, क्या माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी बन सकता है? क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए एंटर करा जा सकता है? क्या माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है? अरे श्योर। क्या माइनर किसी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है? इसका जवाब आपको कंपनीज एक्ट में मिलेगा। ओके चलिए। सो आज के लेक्चर के लिए इधर रुक जाते हैं, कल मिलेंगे तो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। वैसे यूनिट नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी और बड़ा यूनिट है, खत्म करने के लिए लगभग मुझको बहुत सारे लेक्चर लगे, बहुत सारे। आई डोंट नो कितने लेक्चर लगेंगे, तो थोड़ा सा आप सब्र बना के रखिएगा ये यूनिट को खत्म करने के लिए, ठीक है? बहुत बड़ा यूनिट है। चलो सो बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे।